अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले आज तो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, आज उसका तफसीली फ़ैसला जारी हुआ और उसके मुताबिक आज के दिन में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर की गई और इस मामले को, इस फ़ैसले को चैलेंज किया गया और ये इंतखाबात आज भी नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है और उनका ये कहना है कि PDM इस वक्त इलेक्शन के मैदान से भाग रही है, जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बल्दियाती इंतखाबात ड्यू थे बैक इन 2020 में ये इंतखाबात होने थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। तो ये तब से मामला ताख़ीर का शिकार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी ये इलेक्शंस नहीं करवाए और उसके बाद अब ये जो कुछ महीने हैं, 7-8 महीने, इनमें यकीनन मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है PDM को। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्यों इलेक्शंस के मैदान से इस वक्त PDM भाग रही है। और ये लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं, इनके हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है, सब कुछ बड़ा वाज़ेह तौर पर आइन में दर्ज है, लेकिन हकीकत यह है कि हर हुकूमत हमेशा इन लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट या इन इलेक्शन से भागती रही है और इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होने दिया जाता। हमेशा कोर्ट के ऑर्डर्स पर या बहुत मजबूर होकर कोई भी गवर्नमेंट ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाती है। और अगर करवा दिए जाए तो हमने जिस तरह देखा कि पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में पंजाब के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, उनके बाद जब PTI की गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई तो यकीनन लोकल बॉडीज़ फॉल नहीं रहे और इसी तरह का एक सिलसिला हमेशा से चलता आया है। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस मामले पर बात करें कि क्यों हर मुंतखब हुकूमत इन बल्दियाती इंतखाबात से भागती है, क्यों कानून साज असम्बली जिसका काम कानून साजी है वो वहाँ तक महदूद नहीं रहती, क्या इस सारे मामले में हर किसी को फंड्स दरकार हैं और उसी के लिए वो नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज़ का सिस्टम स्ट्रेंथन हो। और ये जो कानून साज असम्बली के मेंबरान हैं, यही तरक्याती फ़ंड्स लेकर छोटे मोटे काम करते रहें और शायद फिर उन्हीं में से सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लूट मार और पैसे उन्हीं फ़ंड्स में से अपने तक रख लिए जाएँ। तो मैं चाहूँगा एक तो तफसील से इस मामले पर बात करें, फिर इसके साथ साथ जो इल्ज़ामात का एक सिलसिला इस वक्त जारी है, मुख्तलिफ़ इंकशाफात, दावे, मुख्तलिफ़ चीज़ें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया, फिर तनकीद का निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है और जो पोलराइजेशन है इस वक्त, इसके ख़त्म होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, कीपिंग इन व्यू कि इस वक्त जो इकनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की और फिर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इस वक्त चैलेंजेस हैं और जो थ्रेट्स इस वक्त मौजूद हैं, उन तमाम के होते हुए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी सूरत नज़र नहीं आ रही और कोई कुव्वत ये कोशिश नहीं कर रही कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बिठाया जाए और एक्चुअल मामलात को डील करने के लिए कोई एफर्ट की जाए, बल्कि पोलराइजेशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर वहीद साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है। आज़म चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और खालिद फारूकी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो ये तो चूँकि अब बात सिर्फ इस्लामाबाद की है, लेकिन ओवरऑल भी बल्दियाती इंतखाबात का मामला हमेशा से ताख़ीर का शिकार रहा है और आज भी देखें, जब वाज़ेह तौर पर कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, गो कि बहुत शॉर्ट नोटिस था, चीज़ें मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई, लेकिन एक फरार है इंतखाबात कराने से, ये तो एक रियलिटी है। सर, क्या राय होगी आपकी? पहले तो बहुत शुक्रिया अरसलान खालिद साहब, आपने बहुत अच्छा समराइज किया। एक्चुअली मैं मतलब ऐसे नहीं कह रहा, आई थिंक आपने पूरा शो ही जो है वो अपने तौर पे बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने सारे मामलात और इश्यूज को भी साथ साथ जो है उठाया है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह एड्रेस करूंगा कि देखें, फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान, इन द नेशनल इंटरेस्ट, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बातचीत करके जो है कोई हल निकाल सकें, जिसमें इलेक्शंस भी हैं लेकिन दीगर और मामलात भी हैं, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें हमारी मईशत के हवाले से बहुत टफ डिसीजंस हैं, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो आज ना शहबाज शरीफ ने ख़राब की और ना इमरान खान ने सिर्फ ख़राब की है। 75 साल से जिस तरह की हमारी प्रायोरिटीज़ चल रही हैं और इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन के तहत 0.1% के एलीट कैप्चर के जरिए से चल रहे हैं सारे मामलात और पॉलिसियां बनती हैं। आपके एग्रीकल्चरलिस्ट क्योंकि 77 या 75 जो भी फीसद अगर पार्लियामान में है तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगे। आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शहर के प्लम एरियाज में रियल एस्टेट और सोसाइटियां कोड़ियों के दाम ले जाते हैं और वो ले जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और आपके जो सारे शुगर मिलों से लेके टेक्सटाइल जो 0.1% को सर्व करती हैं इंडस्ट्रीज और शुरू से करती आई हैं और पाकिस्तान के लिए
इनपुट की इंपोर्ट्स पे ज्यादा डॉलर खर्च कर देती हैं और एक्सपोर्ट में कम कमाती हैं, उन्हीं को सस्ती बिजली और सस्ती गैस दी जाती है। और पाकिस्तानी जो है, जो एवरेज पाकिस्तानी है, जो कि आज अबव एवरेज होता या उससे बढ़ के होता, और उसको कभी इंसेंटिवाइज नहीं किया गया कि यहाँ पे किसी सोशल मोबिलिटी हो सके, कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के पहिए को चला सके। तो लिहाजा हमें बहुत टफ फैसले करने। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% है, इंडिया का 21% है। टैक्सेशन एक ही तरीका है जिस तरह से कोई भी जो है वो हुकूमत पैसा बनाती है, और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस दो तरीके हैं जिसके तहत या बॉन्ड्स फ्लोट करके आप डॉलर कमाते हैं। और ये दोनों मामलात में भी हमें बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है। वी हैड 5 मिलियन पीपल एवरी ईयर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट कर सकता 5 मिलियन नए लोगों को, जबकि उनको स्किल आप नहीं दे रहे। वो ऑनलाइन यहाँ बैठ के डॉलर कमाने की जगह आप उनके पास नौकरियां नहीं। तो देखें, मेरा ये कहना है कि हम ये बातचीत करके अगर हमने हल नहीं निकाला तो ये पाकिस्तानी कौम माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये देखें, ये हालात ऐसे रहेंगे नहीं। ये आज तक चलते हैं, एंड आई एम अ बेनिफिशियरी। मैं वो 0.1%, मेरे क्लाइंट 0.1% के, मैं वकील हूँ, मैं 0.1% से बहुत फायदे उठाता हूँ, और 0.1% की इकोनॉमी और मुल्क ने मुझे बड़ा फायदा दिया पर्सनली। लेकिन ये नहीं चलेगा अरसलान साहब, और ये किसी के लिए अब नहीं, ये 0.1 के लिए भी नहीं चलेगा इस तरह मुल्क। अगर हमने टफ फैसले नहीं किए जिसके लिए हमें नेशनल कंसेंसस, ना सही नेशनल डायलॉग तो चाहिए ना, इख्तलाफ जरूर हो। और देखिए, वो डायलॉग इस तरह तो नहीं मिलेगा ना कि जब आपकी एक पॉलिसी बन गई हो कि चाहे कुछ भी हो इमरान खान नहीं आ सकता। अब इमरान खान साहब मेरे ख्याल से 3.5 साल में ना उन्होंने हमें हकीकी आजादी दिलाई, ना उन्होंने हमें गुलामी से निजात दिलाई, ना उन्होंने मईशत ठीक की, किया कुछ भी नहीं है। जो सारी बातें करते हैं वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने 3.5 साल में। बट आई डोंट केयर, फॉर मी द थिंग इज कि इस वक्त वी नीड अ पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड। सारे स्टेक होल्डर्स अगर साथ नहीं चलेंगे, डायलॉग एटलीस्ट नहीं करेंगे, इत्तेफाक। ये राइट है वहीद साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड इज रिक्वायर्ड, और वो हर दौर में रही है लेकिन कभी मिली नहीं। और नवाज शरीफ को भी मिले, नवाज शरीफ की भी नाअहली बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। राइट सर, आगे बढ़ते हुए ज़रा शुएब शाहीन साहब, थोड़ा सा पहले ज़रा लोकल बॉडीज़ पर रोशनी डाल दें सर। अदालत एक हुक्म देती है, और वो यकीनन उन्होंने कहा कि कल ही के दिन में ये इलेक्शन कराए जाएं। कल पिछली गुज़िश्ता शाम उन्होंने ये बात कही। क्या कुछ प्रैक्टिकल क्या है ये भी देखा जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे एक चीज़ की जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, अमला नहीं है, पता नहीं बाकी और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि उसको चैलेंज कर दिया गया, और आज भी नहीं हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन। देखें अरसलान साहब, पहली बात तो ये है कि ये आवाज़ वापस दोबारा आ रही है, जरा इसको भी चेक करा लें। मुझे वापस दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, जरा इसको थोड़ा सा चेक करा लें। जी जी, अरसलान साहब, पहली बात तो ये है कि जज साहब के पास जब ये मैटर आया तो इन्होंने उनसे पूछा कि जी आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हमारे हर तरह की तैयारी मुकम्मल है, हमारे बैलेट पेपर छप चुके हैं, हमने पोलिंग ऑफिसर सारी चीज़ें मुकम्मल कर रखी हैं। उन्होंने मेरा ख्याल राइटिंग में भी लिया, लेकिन कोर्ट में बहरहाल स्टेटमेंट्स ली इनसे हर तरह का। उन्होंने कहा एक्सपेंसेस आपको मिल गए हैं, उन्होंने कहा जी मिल गए हैं। किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस है, उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये परसों की बात है, तो 2 दिन पुरानी बात है। तो उन्होंने बहरहाल एक फैसला कर दिया, और आपको याद होगा कासिम सूरी वाले जो इश्यू पे भी कोर्ट ने 1 दिन का टाइम दिया था कि जी कल तक ये इलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद रात के 12 बजे का टाइम था, तो कोर्ट्स 11 बजे खुल गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो हम फिर इस पे कंटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वो हुआ, प्रोसेस मुकम्मल हो गया। यहाँ तो फिर भी इनके पास 24 घंटे से ज्यादा का टाइम अवेलेबल था, और इनको चांस भी था, तैयारी इनको मुकम्मल थी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, खुद स्टेटमेंट दे चुके थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर आया है कि हम इतने टाइम में हम इलेक्शन करा देंगे, उसके बावजूद 3 महीने 4 महीने ऊपर हो गए थे। फिर गवर्नमेंट की बदनीयती ये है कि आप सब कुछ मुकम्मल हो गया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, बैलेट पेपर छप गए, आप 1 हफ्ता पहले जो है उसमें आप उनकी तादाद बढ़ा रहे हो जो कि मटीरियलाइज नहीं हुई, वो भी लॉ पास नहीं हुआ, और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई कानून बनेगा तो फिर उसके बाद हम उसकी बुनियाद पर हम जो है इस इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। तो इसमें तो बज़ाहिर नजर आता है कि बहरहाल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों की एक तरह से मिली भगत थी, और वो चाहते नहीं थे इस इलेक्शन को कराना। और अगर इलेक्शन कराने में ये संजीदा होते तो कल दिन के टाइम का ये फैसला था,
और आज दिन में सारा दिन वोटर्स जो है वो घूमते रहे, फिरते रहे, बेचारे ख्वार होते रहे, क्योंकि टीवी ने और सब ने बता दिया। और इलेक्शन कमीशन ने कोई ना ऑफिशियल ना अनऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि जी कल इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये इंतहाई खतरनाक बात है, ये ज्यादती है लोगों के साथ, अवाम के साथ। 10 लाख वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था और वो एक गोमगो की कैफियत में रहे। रात कम से कम मैं 400 टेलीफोन कॉलें मुझे आई हैं मेरे दफ्तर के नंबर पे, ऑफिस के नंबर पे और प्रेसिडेंट ऑफिस में मुझे मोबाइल नंबर पे कि जी हमें बताएं कि जी कोर्ट ने कोई ऑर्डर जो किया है उसका क्या इफेक्ट है। अब ज़ाहिर है, अब हम तो यही कह सकते थे कि जी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, एवरीवन इज बाउंड टू एक्ट अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है ये। और उसके बाद आज इलेक्शन मुलतवी कर दिया और उसके बाद चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो चुकी है, जो इमरान खान का इस इशू के ऊपर एक मुतालबा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीएम की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के साथ कनाइमेंस है, तो वो तो बाहर नजर आता है क्योंकि ये ऑर्डर भी इलीगल था उनका और उनका इलेक्शन ना कराना। फिर दूसरी बात यह है कि चलें आप एक दिन नहीं करा सके, 2 दिन बाद की डेट दे देते और कोर्ट में चले जाएं, जाकर कहें जी हमने 2 दिन बाद मुझे शोएब शाहीन इलेक्शन साहब कर जरा थोड़ा सा ये वाजे करें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इंस्टीट्यूशन पूरा एक मतलब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर होगी, उसके मेम्बरान पर होगी, कौन जिम्मेदार अल्टीमेटली ठहराया जाएगा? क्योंकि ये एक फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, ये एक इदारे के खिलाफ है। देखें, ये जो है जब कोई फैसला आता है वो एक इदारे के खिलाफ आता है, लेकिन उस इदारे को चलाने वाले जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं कंटेम्प्ट पर्सन्स के खिलाफ होती है, इदारे के खिलाफ नहीं होती। हमेशा कंटेम्प्ट जो होती है वो पर्सन्स के खिलाफ होती है जिन्होंने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में रुकावट डाली है। ठीक है, तो शोएब शाहीन साहब, इज इट गोइंग टू बी अगेंस्ट वन पर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या और भी उसके साथ लोग जिम्मेदार होंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे अपना बर्डन शिफ्ट करें कि जी हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहा कि हमारे लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें और उन्हें इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुल के कह दिया कि जी हम नहीं सिक्योरिटी दे सकते और ना ही हमने इलेक्शन कराना है। भाई आपने तो इलेक्शन कराना राइट शोएब साहब, पॉइंट आ गया सर जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आजम चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त, क्या ये सारा का सारा मामला लोकल बॉडीज़ की तरफ ना जाना, हर गवर्नमेंट की अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वक्त अगर ये पीडीएम के लिए एक बड़ा सवाल होता कि अगर पीटीआई को कोई ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलती, विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस्लामाबाद का है और यहाँ पर यकीनन शहरी सतह पर सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा है, तो पीडीएम नहीं चाहती कि ये इस तरह का मामला हो। ये एक वजह हो सकती है, या इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करना, यही हर गवर्नमेंट ने ठाना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में इसकी असल वजूहात आपने खुद बता दी हैं। देखिए, एक बल्दियाती निज़ाम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अवाम को सिर्फ सपोर्ट करता है या फ़ायदा देता है। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है बल्दियाती निज़ाम से। ग्रास रूट लेवल तक उनके लोग फिर वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी सियासी हमायत मिल जाती है उनको। देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल आया या पीडीएम का जो रोल आया, जिस तरह शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे सारी डिटेल, देखें इसमें इमरान खान साहब के जो इल्जामात थे या इमरान खान साहब जो इन पे एतराज़ात कर रहे थे, वो साबित हो रहे हैं कि वो गलत बात नहीं कर रहे, वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर तक, आपको याद है, सेंसस करवानी थी, वो सेंसस से भी वो नहीं करवा पाया। इलेक्शन कमीशन ने एक छोटा सा इलेक्शन कराना था, बल्दियाती इलेक्शन, जो इस्लामाबाद का आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन वो नहीं करवा पाया। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना और सेंसस करना है, वोटर लिस्ट या हल्का बंदियां जो है ना उनको सीधा करना है। अगर तमाम टेन्योर के अंदर इलेक्शन कमीशन वो भी नहीं कर सकता, तो फिर तो उसके ऊपर लगने वाले इल्जामात बिल्कुल ठीक है कि वो पार्टी बन चुका है इस वक्त। जिस तरह के पीडीएम गवर्नमेंट या राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम इंतजामात नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता कि ये कुछ जवाज है कि आप लाखों लोगों को उनके हक रायदही से महरूम कर रहे हैं और उल्टा वो लोग बेचारे परेशान फिर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद आप लोग जो है ना उनका हक रायदही वो वहां पर नहीं इस्तेमाल होने दे रहे। इस पे देखें, अगर रात को 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, हाई कोर्ट्स खुल सकती हैं, लाहौर हाई कोर्ट आपको याद होगा वो खुल गई थी रात को, तो फिर ये वाला एक 10 लाख लोगों का अगर वो एक बल्दियाती इलेक्शन है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और हमारी वफाकी हुकूमत के ऊपर भी।
अब इमरान खान जो इल्जाम लगा रहे थे, पहले हम समझते थे कि ये इल्जाम पर इल्जाम या कोई जाती मुखासमत हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने किरदार से साबित कर रहा है कि वो इल्जाम दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के आगे खड़ा हो गया है। देखें, इस वक्त तो मुल्क के अंदर इंतखाबात, चाहे वो जनरल इंतखाबात हो, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हो, इंतखाबात के बगैर आप बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मुआशरत डूब रही है, दहशत गर्दी आपके सर पर मंडला रही है, इसके साथ साथ आपकी हुकूमत की गवर्नेंस आपके सामने है, और महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है जी। अगर सूरत हाल के अंदर आप तमाम आईनी और जो अवाम के हकूक के तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं कर रहे, तो आपका मकसद क्या है? क्या आप इस मुल्क को और नीचे लेके जाना चाहते हैं? क्या ये मुल्क अफोर्ड कर रहा है कि हम इस दहशत गर्दी के दौर में, जब इकोनॉमी डूब रही हो, हम इस मुल्क को सस्टेन कर पाए? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जो इनकी इस वक्त देखें, सारी बहस किस पे होती है? असम्बलियां तोड़नी है, असम्बलियां बचानी है, असम्बलियों से रिजाइन देना है, असम्बलियों से रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करना। कभी किसी ने ये बात की है कि मुल्क के अंदर डॉलर आज भी देखें 270 रुपए से महंगा बिक रहा है? किसी ने इस चीज पे बात की है कि आटा तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच गया है? किसी ने पूछा है कि बिजली का बिल इस वक्त लोग देने से कासर है, पेट्रोल डलवाने से लोग कासर है? आम आदमी की तरफ किसी सियासी जमात ने आज तक बात की है? ये असम्बलियों के वो जो एक बिल्ली चूहे का खेल है, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इसका आपको और मुझे और आम आदमी को क्या फायदा है? ये बलदियाती निजाम जो है, ये नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक लोगों के बुनियादी मसाइल हल करता है। अब ये उससे भी खौफजदा है कि उसमें शायद पीटीआई अक्सरियत ले जाएगी और हम हार जाएंगे। सफदर साहब दुरुस्त कह रहे थे, हमें 1000 एतराजात हो सकते हैं, इख्तलाफ हो सकते हैं इमरान खान की पॉलिसी से, लेकिन आप किसी को सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप उसको काश सर ये समझने वाले समझ जाएं, बाकी तो वी ऑल नो दिस थिंग ना, लेकिन हमेशा कोशिश की गई है एलिमिनेट करने की। जिसको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है वो ज़्यादा कुव्वत के साथ वापस आया, और यही रियलिटी है। बट अब ये चलता आ रहा है। मैं खालिद फारूकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। खालिद फारूकी साहब, कैसे देखते हैं आप इसे, इस सारे मामले को, लोकल बॉडीज़ का ये मामला ना होना? सवाल मैंने जो पहले भी उठाया था कि ये तो फिर आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम खौफजदा और भाग रही है, तो ये तो 2020 में होने थे इंतखाबात, ये तो तब से ताखीर का शिकार है। तो फिर इमरान खान साहब आज किस तरह से चंद महीने के इस डिले को क्यों जवाब बना रहे हैं? वो खुद भी पहले अपना भी तो एहतसाब करें और कहें कि जी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने इसको नहीं कराया था। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इमरान खान से और उनकी जवाब से पूछा जाना चाहिए, जो आज बलदियाती इलेक्शन की हिमायत में सारे दलाइल दे रहे हैं। उनकी बात ठीक है, बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये वाकई क्वेश्चन बनता है कि इमरान खान और उनकी पीटीआई जब इख्तिदार में थे तो उन्होंने बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए थे? बिलखसूस हम जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ का तकरीबन आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो सूरत हाल थी सियासी तौर पे, वो वैसी नहीं थी जो आज है। तब पब्लिक सपोर्ट इनको इतनी नहीं थी, और जो उनकी बैड गवर्नेंस थी, जो मुआशी हालात थे, उन्होंने बहुत ज्यादा असर डाला था। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कभी भी बलदियाती निजाम के हक में नहीं रही। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बलदियाती निजाम जो अयूब खान के दौर में था वो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जो ज़िया-उल हक के दौर में था वो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जो उसके बाद परवेज मुशर्रफ वगैरह के दौर में भी रहा, तो वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक दूसरी एक क़यादत पैदा करने की कोशिश की जाती रही, जिसकी वजह से हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, खा वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीटीआई हो, ये एक्सेप्ट करती ही नहीं हमारी लीडरशिप। दूसरी बात ये होती है कि फंड्स और इख्तियारात का मामला होता है। हमारे अरकान असेंबली जो हैं, ये जो खा वो सूबाई असेंबली में बैठे हों या कौमी असेंबली में, और इवन जो हमारे सेनेटर होते हैं, वो पसंद नहीं करेंगे कि उनके इख्तियारात और फंड्स की किसी और जगह पे तकसीम हो जाए। जब ये फंड्स और इख्तियारात निचली सतह पे जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, वो बिल्कुल इसकी कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। और आप कभी गौर करें कि जब मुस्लिम लीग नून का दौर था पिछला, शहबाज शरीफ पंजाब में उनकी हुकूमत थी, तो उनके जो अपने बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पे थे, वो अपने फंड्स के लिए और इख्तियारात के लिए वो पुकारते रहते थे, चीखते रहते थे, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत जो सूबाई थी वो उनको इख्तियार नहीं देती थी। अब ये है इसका एक बैकग्राउंड। आज की सूरत हाल ये है, वो हम सबको नजर आ रही है कि पीटीआई को पॉलिटिकली एक सपोर्ट पब्लिक की बड़े पैमाने पर हासिल है, मुकाबले में पीडीएम के, खा वो कोई भी जमात हो क्यों ना। ये सपोर्ट जो है उसको बलदियाती इलेक्शन में भी मिलनी है। और इस्लामाबाद का जैसे आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद में जाहिर है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, ज्यादा अक्सरियत में वही है। जी जी। तो पीडीएम को तो ये खतरा है
कि पीटीआई ये बल्दियाती इलेक्शन जीत सकती है। इसी को मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जवाब इसी को बनाया गया है, और ये मामला जो है इसमें इलेक्शन कमीशन को इस तरह से शामिल नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो अपना एक वाज़े मौक़िफ़ देता। जब उन्होंने पिछली समाअत पे ये कहा था कि जी इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं, तो उनको फिर तैयार रहना चाहिए था। हाँ, वो एक दिन का, अगरचे एक दिन का नोटिस तो खैर कोई वैसे माकूल बात नहीं समझता, लेकिन ये 10 दिन का नोटिस भी हो सकता था, 8 दिन का नोटिस भी हो सकता था। और लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है जी कि उसकी तैयारी नहीं, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे अमला नहीं पहुंच सकता, तो उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकती है। जहां तक हुकूमत है, तो हुकूमत तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। वो जैसे आम इंतखाबात के हवाले से उनकी एक पॉलिसी है, इसी तरह से इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी उनकी ये पॉलिसी है। और राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि 5-6 माह इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर मैं समझता हूं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है, इसमें तौहीन अदालत के केस का तो पता नहीं क्या बनता है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील में अगर सिंगल बेंच का जो फैसला है ये मुअत्तल हो जाता है, तो उसके बाद भी कोई ना कोई जवाब ऐसा सामने आ जाएगा जिसके नतीजे में शायद बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर करवाना मुमकिन ना हो। इसमें सबसे बड़ा जवाब जो इस वक्त है वो सिक्योरिटी के हवाले से आएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह और हुकूमत के दूसरे बड़े जो है वो सारे ये कहते हैं कि जब दहशतगर्दी की ये वारदातें हो रही हों तो उसमें इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होता। तो इसी को मेरे ख्याल के मुताबिक जवाब बनाया जाएगा, और हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को वो मुआवनत फराहम करने से माजूरी जाहिर करेगी जिसकी उस इलेक्शन राइट खालिद फारूकी साहब, सर ये बुनियादी एक रीजन है सर। पॉइंट वेल जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं हैदर वहीद साहब आपसे शुरू करूंगा, और चूंकि ये सेकंड हाफ में, ये चूंकि आज 2022 की आखिरी शाम है, पूरा साल हम बड़ी मसाइल की बात करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है हमें सबको इस बात का अंदाज़ा है, और एक नहीं बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। जो एक बात पहले भी हमने की कि डायलॉग ही नहीं हो रहा है, बैठ के बात ही नहीं हो रही है, कोई एक चीज़ पर इत्तेफाक है, और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, अब दहशतगर्दी ने भी सर उठा लिया। वे फॉरवर्ड क्या है सर, इन नेक्स्ट ईयर क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय हैदर वहीद साहब ये है कि इलेक्शंस भी मसले का हल नहीं है। जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, उनसे भी मसला हल नहीं हो। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जब तक सर सब नहीं बैठेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स, तो मेरे ख्याल से ये मामलात हल होने वाले नहीं हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल और सबूत नेशनल एक्शन प्लान है जो सन APS के बाद बना था। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते ना चाहते हुए बैठे थे, और हमने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर लिया। अब भी ज़रूरत इसी की है। वे फॉरवर्ड सर मैं चाहूँगा चारों गेस्ट मुझे दें आज के प्रोग्राम में कि क्या चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जो की जाएँ तो मसाइल हल हो सकते हैं, या कम से कम कुछ बेहतरी आ सकती है। इतनी डिवाइड जो इस वक्त है, इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, मैंने पहले जवाब में भी जो बात की थी उसको रिएटरेट करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो एतमाद को ठेस पहुंचाती हैं। कि जब आपको साफ अब लग रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं होने दे रहा इलेक्शन को, इसमें आई एम सरप्राइज कि इमरान खान साहब पिटिशन क्यों नहीं फाइल करते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम आईनी तौर पर नहीं कर सकता तो फिर वो दस्तबरदार हों वो लोग जो चला रहे हैं ECP को, अगर वो नहीं अपना आईनी फरीजा जो है वो कर सकते। तो एक तो ये एतमाद को ठेस पहुंच रही है यहाँ पे, क्योंकि लग यही रहा है कि एक तरफ खान साहब का एटीट्यूड रहा है कि ये सब चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़े कसूरवार तो इमरान खान है। लेकिन साथ साथ PDM वाले भी जो है ना, बड़ा क्लियर है कि बस खान को अब आउट करना है सिस्टम से, उस पर लगे रहेंगे। तो कैसे डायलॉग होगा कि एक एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों ने ली हुई है। एक कहता है सब चोर हैं, इनसे बात ही नहीं करनी है, पाकिस्तान का तो फ्यूचर इनके साथ हो ही नहीं सकता, और वो कहते हैं कि भाई ये तो इस सिस्टम का हिस्सा ये नहीं रह सकता, इसको तो सिस्टम से किसी तरह बाहर करना है, डिस्क्वालीफाई हो जाए कुछ और। तो ये मिसट्रस्ट जिस लेवल तक पहुंच गया है, इसका हल भी बिल आखिर डायलॉग में है कि इस हवाले से भी बातचीत होनी होगी कि भाई एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, जो भी चूज करना है जिसको करना है। और ठीक है, यहाँ पे एक हिस्ट्री रही है कि सिर्फ अवाम एक पर है, दूसरा पर एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। एक तरफ अगर मकबूलियत आपको चाहिए तो कबूलियत भी चाहिए, तो खान साहब को भी कबूलियत की तरफ कुछ काम करना पड़ेगा अगर वो सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं। एक बदकिस्मत बात है, मैं कोई इसको उसूलन सही नहीं समझता, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि खान साहब को भी कुछ अपने मामला जो हैं वो एक्सट्रीम से हटाने होंगे, और डायलॉग की तरफ आने का मतलब ये कि वो भी फिर जो है थोड़ी सी लचक दिखाएंगे ताकि वो सिस्टम में रहें। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहीं ना कहीं आगे होने हैं, जिसमें नवाज शरीफ और इमरान खान बिल आखिर फ्री एंड फेयर एक दूसरे के खिलाफ जब तक नहीं सामने आते, और जब तक कि एक मैंडेट के साथ 5 साल की हुकूमत नहीं बनती,
तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आएगी। और फौज का भी जो रोल है, ये सारे मामला जो हैं कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बिल्कुल जरूरत है। हैदर और वहीद साहब, ये सारे तो तय है कि ये खुद से तो होगा नहीं, ये होगा नहीं कि जी इमरान खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, ये होगा नहीं कि पीडीएम अपना रवैया तब्दील फौज कर ले, फौज कोई तो करवाएगा। फॉर्चुनेटली तो फौज भी है करवाने जो वाला ये कोई है जो जिसका करवा फर्ज सकता है, जी। करवाने वाला सर कोई है जो करवा सकता है इस काम को? देखिए, अदलिया और फौज का ही कॉम्बिनेशन रहा है, लेकिन ये एक इसमें डाउन साइड भी बहुत होती है कि जब इस तरह का कोर्स्ड या फोर्स्ड जो है होता है, तो एटलीस्ट इन्हें बिठाने की हद तक तो मेरे ख्याल से इनको मजबूर थोड़ा करना चाहिए। अब आप आउटकम तो मजबूर नहीं कर सकते इनको, क्योंकि वो फिर फायदा भी नहीं होगा ऐसे आउटकम का। और हमने ये देखा कि अब केयर टेकर सेटअप की बातें हो रही हैं कि 2.5 साल अब केयर टेकर सेटअप आ जाए, तो दे आर ये इससे जो है ना सिर्फ प्रोलॉन्ग होगी आगे नहीं। मेरे ख्याल से 5 साल का मैंडेट लेके जो हुकूमत है वो मुश्किल फैसले भी करे, फिर पूरा 5 साल का प्लान बनाए और उसे सपोर्ट भी हर जगह से इस हद तक मिले कि जो आइन के दायरे में उनको मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा जब सपोर्ट मिलती है तो फिर ये हो जाए विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है, जिस तरह हमने देखा कि खान साहब ने खुद भी की और अब खुद उनके साथ भी थोड़ी हो रही है। और ये सारे मामलात एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। अवाम बहुत दूर होते जा रहे हैं सिस्टम से। उन्हें लगता है कि ये शतरंज की गेम जिसकी हम दिन रात बात करते हैं कि खान साहब जिसको टोशा खाना और ये घड़ी और ये और वो, तो फिर आप देखें ना कि अवाम के मसलों की तो बात ही नहीं होती। हम बात करते हैं उन चीजों की जिसका अवाम से ताल्लुक नहीं। और इंफोटेनमेंट की हद तक ठीक है, वो थोड़ी दिलचस्पी 40 साल से ऊपर के लोग दिखा रहे हैं। 40 साल के अंदर तो कोई पॉलिटिकल टॉक शो देखता ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो 1% होंगे जो अंडर 40 इयर्स ऑफ एज है, जो आपके ट्विटर पे भी कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखते हैं और ना कोई टीवी पे देखते हैं। तो वी आर लूजिंग द पीपल हियर। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, उनके मसलों की हल की बात नहीं हो रही। और ये आपस की शतरंज और आपस की लड़ाइयों में और ये ओहदे के पीछे जो एक पावर ग्रैब है जिसमें कोई लॉफ्टी गोल्स नहीं है, कोई अवाम की इसमें इनपुट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मईशत जहां क्रम्बल करेगी तो ये सारी चीजें ऐसी एक्सपोज होंगी कि मेरे ख्याल से देयर विल बी नो वे आउट देन। क्योंकि देखिए मईशत है जो एक चीज है, कल को अल्लाह ना करे अगर आपका पेट्रोल मिलना बंद हो गया, आपके कमोडिटीज और दवाइयां मिलना बंद कम हो गई, तो आप समझ लें कि फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये हम यही हमेशा समझते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, वो संभल जाती है बात। लेकिन एक ना एक सम इट अप सर, दिन एक जनरल इलेक्शंस और एक मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत जो 5 साल मुकम्मल करे तो ये मसलों का हल नहीं कह रहे इस कि जल्द हो, खान साहब भी बैकआउट करें और वक्त दें, बट ये जब भी होना ये है मैंडेट 5 साल के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल ओनली कम थ्रू दैट। बट ये रोडों पे नहीं ली जा सकती बात, बिकॉज वो इन इट सेल्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। राइट तो ये डायलॉग सही हो गया। राइट। शुएब शाहीन साहब, सर आप क्या तजवीज़ करेंगे कि मसलों का हल किस में है? डायलॉग में है, जनरल इलेक्शंस में है, किस तरह से है? साहब मैं आधा मिनट सिर्फ जो इस साल के बदतरीन मसाइल का जो हम शिकार रहे हैं उसको डिस्कस करके मैं वे आउट पे जाऊंगा। जी जी। सबसे पहली बात यह है कि जो माशी तबाही और अबतरी ये 8-9 महीनों में हुई है, ये मार्च अप्रैल से शुरू होकर आज तक, आज आप उठा लो जो आपके बाहर के सरमायाकार हैं, वो तमाम बड़े जो इदारे हैं वो सरमायाकार अपनी फैक्ट्रीज बंद करके जा रहे हैं। नंबर 1 ये बहुत बड़ा इशू है। और जो छोटे फैक्ट्री मालिकान हैं वो भी अपनी चीजें बंद कर रहे हैं और बेरोजगारी इस कदर तेजी से बढ़ रही है जिसको संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। नंबर 2 ये साल ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बदतरीन साल तस्वर किया जाएगा, जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल जिस अंदाज में हुआ, जिस तरह आजम सवाती के साथ हो रहा है, जिस तरह शहबाज गिल के साथ हुआ, जर्नलिस्ट जमील फारूकी, इमरान रियाज के साथ, अयाज अमीर के साथ हुआ और उसके अलावा कई मिसालें। और उसके बाद तीसरी बात जो सबसे बड़ी इस वक्त जो हम पिछले 15 साल सर मैं शुएब शाहीन साहब, आपने जिक्र तो कर दिया करता कलामी की माजूद, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और जर्नलिस्ट हैं सर, उनका भी फर्क जरा थोड़ा सा मलूज़े खातिर रखिए प्लीज। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो या नहीं, फिर उसको एक कैटेगरी में नहीं ना सर डालें। किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती, वो नहीं दी जा सकती सर, वो बात दुरुस्त, मुकदमा है जरूर की जाए, आप बिल्कुल ये नहीं हो सकता उसको नंगा करके मारा जाए, उसकी वीडियोस बनाई जाए, उसके साथ बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। दैट इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। एग्रीड। तो जो कुछ हुआ है वो नामुनासिब है, मेरी ये राय। अब मैं आता हूं कि दहशतगर्दी जिसको 15 साल की जद्दोजहद के बाद हमने खत्म कर दिया था, अब दोबारा सर उठा चुकी है। और इस वक्त भुट्टो साहब के जमाने के बाद वर्स्ट पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है। और स्ट्रीट क्राइम में आप सारे डेटा उठा लो,
सबसे ज्यादा इस साल में इजाफा हुआ है और अदालतों में सियासी केसेस की भरमार हुई है। माजी में भी हुआ करती थी लेकिन आजकल ज्यादा हुई है। फिर जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत थी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, नैब लॉज बदल दिए, तो उससे जो पब्लिक का ट्रस्ट था इनके ऊपर वो मजीद शेक हुआ। और इन्होंने जो ओवरसीज जिन्होंने रिमिटेंस भेजनी थी, यहाँ पैसे भेजने थे हमारी माशी तरक्की के लिए, उनका बड़ा रोल था। उनका जब इन्होंने आते साथ ही वोट का राइट खत्म किया, अगर उसमें कोई गलतियां थी ठीक कर देते, उसको इम्प्रूव कर देते, दोबारा को लॉ बना देते। सर्वे फॉरवर्ड पे आए प्लीज। उससे नुकसान ये हुआ कि पब्लिक का जो ट्रस्ट था ना उनका ओवरसीज का, वो बहुत शेक हुआ। अब मैं आगे आता हूँ, वे फॉरवर्ड क्या है। देखें, इस हुकूमत को या इस अनसर्टेनिटी की कैफियत को जितनी देर के लिए चलाएंगे, मुल्क की माशी तबाही मजीद हम गड़े की तरफ जा रहे हैं। इसकी जरूरत है कि नया इलेक्शन हो, न्यू स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए, जिसके ऊपर सरमायाकार मुल्क से बाहर वाले हमारे ओवरसीज सब ट्रस्ट करें, ताकि इनको पता हो कि इन्होंने जो पॉलिसी बनानी है उनमें कंटिन्यूटी होगी। क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी कभी होती ही नहीं है। 5 साल के लिए कम से कम जिसके ऊपर कोई ट्रस्ट होगा, लोग उसके साथ चलेंगे और कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इस तरह अनसर्टेनिटी की कैफियत जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो माशी अनस्टेबिलिटी को जन्म देती है। और फिर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो अब मजीद कम होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है और हमारे जो एलीट्स क्लास है उनकी जो बादशाहों वाला स्टाइल है, खा वो मिनिस्टर हो, खा वो जज हो, खा वो जर्नैल हो, खा वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उनका रहन सहन और एक आम आदमी के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बादशाह है, एक तरफ गुलामों और रियाया की सी कैफियत है। ये बादशाहत का निजाम इनको खत्म करना पड़ेगा। आम आदमी की तरह, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, उस तरह इनको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। और उसके साथ सो इलेक्शन इज द वे फॉरवर्ड सर, राइट। गुड गवर्नेंस जो है गॉट योर पॉइंट, वो बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय करने पड़ेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। चॉइस साहब, इत्तेफाक करेंगे जो 2 पॉइंट्स आए और यही वायद क्या मसले का हल है, या इसके अलावा भी कुछ है? हो सकता है क्या सिर्फ डायलॉग के बगैर इलेक्शन करा दिए जाए और फिर कोई तस्लीम करे नतीजा, कोई ना करे, ये भी किसी की मर्जी है? शुएब साहब के जो पॉइंट्स है मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई भी मुल्क, कोई भी डोनर एजेंसी हमारी इस हुकूमत से काम करने के साथ तैयार नहीं है। कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि हमारे रिजर्व इस वक्त 5 अरब से नीचे, 6 अरब से नीचे आ चुके हैं, कोई 5 अरब 80 करोड़ पे आ चुके हैं। उसकी वजूहात क्या है कि हमारे साथ लोगों ने, मुल्कों ने और डोनर एजेंसियों ने वादे तो किए, लेकिन उन वादों को फुलफिल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, हमारे ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात करते हुए पाकिस्तान के हवाले से 3 दफा ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। पूरी दुनिया हमें शक की निगाह से देखती है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब देखिए, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की जो डिबेट चल रही है इस वक्त, आप माजी में चले जाएं, ज़ियाउल हक हुकूमत और मुशर्रफ हुकूमत, क्या वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमतें नहीं थी जो इतने साल चली? लेकिन अल्टीमेटली फिर पार्लियामेंट, उसको जो है ना, पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ा और सियासतदानों पे, सियासी पार्टियों पे एतमाद करना पड़ा और मुल्क को चलाने के लिए उन्हीं को आगे लाया गया। अब भी सिर्फ हमारे पास एक ही हल है, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि ना इस हुकूमत से कोई बात करने को तैयार है। और याद रखें कि इंटरिम गवर्नमेंट से तो कभी भी कोई बात नहीं करता। एक नई हुकूमत आप जब मुंतखब करेंगे, वो जो भी बन के आएगी, दुनिया एक दफा उसके ऊपर एतमाद करेगी और आपके मुल्क के जो इस वक्त गंभीर मसाइल है, कम से कम हम उनको हल कर पाएंगे। दूसरा यह है कि टेररिज्म के हवाले से आपकी मुइशत के अंदर मुझे ये जो खतरा नजर आ रहा है कि इस टेररिज्म की आड़ में कहीं दोबारा आपको FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट की तरफ ना धकेल दिया जाए, क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड बाई डिजाइन चीजें हैं। अगर 15 साल हमने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी शहादतें ली, उसके बाद अब टेररिज्म दोबारा जब शुरू हुई है, देखें स्वात के लोगों ने बड़ा बरवक्त वहां पे शोर मचाना शुरू किया था कि इनको रोका जाए, ये कैसे KPK के अंदर एंटर हो रहे हैं, कैसे स्वात में ये आबादकारी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त किसी ने उस जानब उस तरह तवज्जो नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। उसके नुकसानात आज हम देख रहे हैं कि वो इस्लामाबाद तक खुदकुश हमले पहुंच चुके हैं।
बाकी भी शहर और बाकी भी पाकिस्तान का हिस्सा उनसे कोई दूर नहीं है और महफूज नहीं है। हमें फौरी तौर पर इस पर नेशनल एक्शन प्लान जो कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो बातें की गई हैं, अगर उन पर बाकायदा अमल दरामद किया जाए तो मैं समझता हूँ वो बहुत जरूरी है। और तरजीही बुनियादों पे एक इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और एक टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए आपको जनरल इंतखाबात में जाना चाहेगा। अगर आप सिर्फ इस खौफ से नहीं जा रहे कि इमरान खान जीत जाएगा, तो उससे आप ये देखें कि मुल्क और इस कौम का इस कदर नुकसान हो जाएगा कि हमें जो है ना दोबारा रिवाइवल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि इमरान खान ही जीते। आप ये 14 पार्टियां हैं, इनमें से भी कुछ जीत सकता है, लेकिन इंतखाबात से खौफजदा अच्छा नहीं होना सर, ये चाहिए। चौल साहब बार बार जो बात सब अभी तक आप तीनों ने यही बात की है इलेक्शंस, लेकिन क्या ये भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं है कि नताइज को एक्सेप्ट करना, और हर इंतखाब तो इस मुल्क में कंट्रोवर्शियल हो जाता है, हारने वाला तस्लीम नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर मान लीजिए कि इस वक्त इमरान खान साहब पॉपुलर हैं और वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाते और वो इसी तरह से सड़कों पर और एहतजाज जारी रखते हैं, तो फिर क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? ये 70 साल नताइज जो है ना, इनको ऐसे ही है, किसी ने भी उनको इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मुल्क का निजाम आप देखें ना फिर भी चल रहा है। और इसी तरह ये जो हमारा एक जमहूरी निजाम है उसको चलाने के लिए आपको अल्टीमेटली इंतखाबात में जाना पड़ेगा, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। अवाम तो एक्सेप्ट करती है, दुनिया तो एक्सेप्ट करती है ना, दुनिया आपके नताइज को एक्सेप्ट करते हुए आपके साथ बातचीत तो करती है, आपके मसाइल के लिए आपके साथ खड़ी तो होती है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर तो दुनिया आपके साथ खड़ी होने को भी तैयार नहीं है। राइट, चॉइस पॉइंट आ गया। मैं खालिद फारूकी साहब से अब उनकी राय लूंगा। फारूकी साहब, इंतखाबात और यही एक स्टेबिलिटी का रास्ता है, लेकिन जितनी डिवाइड इस वक्त बढ़ गई है, इसमें इंतखाबात होना, फिर इंतखाबात की शफाफियत, फिर उनके नताइज का तस्लीम होना, फिर किसी दूसरी जमात का मुसलसल सड़कों पर ना रहना, ये तमाम चीज़ों से स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मुमकिन है चीज़ें? अफसान साहब, तीन चीजें हैं, तीनों को बारी बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक दहशतगर्दी है, एक मईशत है और एक सियासी इंतशार है। दहशतगर्दी की जो लहर इस वक्त है, ये हमें पता है, हमें हकायक की तरफ जाना चाहिए। धड़ेबंदी की सियासत और इस हुकूमत को, पिछली हुकूमत को, किसी को इस तरह इल्जाम तराशी किसी पे करके हम इस मामले को हल नहीं कर सकते, ना ही इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये दहशतगर्दी जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है उसके नतीजे में बढ़ी है। और जिन लोगों ने तालिबान के उन धड़ों को पाकिस्तान में आने की इजाजत दी वो जिम्मेदार हैं। जिन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, जिन्होंने चोरी छुपे, स्टेट से भी चोरी छुपे, अपने अवाम से भी चोरी छुपे और अपने सियासी जमातों से भी अलग होके जिन लोगों ने उनको सवात में आने की इजाजत दी, जिन लोगों ने उनको समझा कि ये हक पे लोग हैं और इनको यहाँ पे लैंड और इनको घर मिलने चाहिए, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को यहाँ पाकिस्तान में पांव जमाने की दोबारा जगह दी है। आप उन लोगों का ट्रायल करें, उन लोगों को पकड़ें, उनको कोई ओपन कोर्ट ऐसी हो जिसमें उन लोगों से पूछा जाए कि आपने किसकी इजाजत से इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दोबारा आने की इजाजत दी, सेटल होने की इजाजत दी, शहरों तक फैलने की इजाजत दी। क्या पाकिस्तान में कोई है? और क्या इमरान खान इसका जवाब दे सकते हैं जो आज भी ये कहते हैं कि 55,000 वो लोग हैं जो सेटलर्स हैं जिनको यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए? और ये उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिन्होंने स्वात में भत्ता मांगा, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को पकड़ा, और जो पेशावर में, जो बन्नू में, जो जगह जगह पे और केपी में जगह जगह दहशतगर्दी के जिम्मेदार हो रहे हैं। इन लोगों को किसने आने दिया? कोई ये पूछे इमरान खान से, पीटीआई से, कोई जवाब तो दे इस बात का। और वो लोग जिनको हमने अपना नुमाइंदा बना के कभी काबुल भेजा, या जो कुछ हम करते रहे, हम कभी उलमा का जिरगा भेजते रहे, ये स्टेट का तरीकाकार होता है किसी जगह पे मसले को हल करने का? ये स्टेट का फेलियर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सेटअप का फेलियर नहीं है कि आप कहें शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, आप शहबाज शरीफ के हामी हो या ना हो। या 6 माह 8 माह की हुकूमत लाके कौन बंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का उसको जिम्मेदार आप कह सकते हैं? स्टेट का फेलियर है, स्टेट की पॉलिसीज है जिसके नतीजे में ये सारी चीजें हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जिस सियासी इंतशार का शिकार हैं, इस सियासी इंतशार में आप इलेक्शन करवाएंगे, ये याद रखिए, ये इलेक्शन 1970 के इलेक्शन की तरह के होंगे, खुदा न खास्ता। इसकी वजह यह है कि आप पोलराइजेशन नहीं है, आप नफरत की सियासत पे चले जा चुके हैं। Agreed, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल में आप एक इलेक्शन करवाएंगे तो उसके बाद आप रिजल्ट कोई भी यहाँ पे नहीं मानेगा। और इमरान खान तो बिलखुसूस, मैं माजरत के साथ ये अर्ज करूं, मेरा मकसद उनकी मुखालफत करना नहीं है, लेकिन हवा के जिस घोड़े पर, मकबूलियत के जिस घोड़े पर वो सवार हैं,
वहां पे क्या वो अपनी शिकस्त जरा भर भी कबूल करने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं। सो ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमारी मईशत जो है ये बुरी तरह से तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान 2018 में बरसते इक़्तिदार आए थे तो 2019 में हमारी मईशत का क्या हाल था, जबकि इमरान खान के पास एक मेजॉरिटी थी, वो असेंबली में बैठे हुए थे, IMF से आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, डॉलर इसी तरह से था, ज़र मुबादला के ज़खायर इस तरह ही कम हो चुके थे, इन्फ्लेशन इस तरह ही बढ़ चुकी थी। कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी दिवालिया होने के करीब था और इमरान खान इलेक्शन जीत के आए थे। सो इसलिए इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है। सबसे पहले एक सियासी तौर पे आपको इत्तेफाक का माहौल पैदा करना होगा। ये जो आप चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, ये आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मुखालफों को तो नहीं कह रहे, आप तो इदारों में बैठे हुए लोगों को भी अब लोगों ने एक दूसरे को इस तरह बुलाना शुरू कर दिया है। आप किसके साथ जाएंगे, निगोशिएशन किससे करेंगे, मुसालियत किसके जरिए करेंगे? जो आपने अभी बात की कि अदलिया और हमारी जो इदारे हैं ये माजी में ये करवाते रहे, ये कोई अच्छा रोल नहीं है उन इदारों का और अदलिया का, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप PDM को दरमियान से हटा भी दें तो जो मुखालफत इदारों और PTI के दरमियान पैदा हो चुकी है वो मैं समझता हूँ बड़ी खौफनाक है। शायद वो आगे जाके हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा करते। इसका बेहतरीन हल जो मेरे अपने जहन में आता है, देखिए 2023 को एक उम्मीद के साथ लेना चाहिए। 2022 में जो हो चुका, इस 2022 का एक अंजाम जो है जिन मायूसियों में हुआ, इसके बाद हमें एक नया सूरज भी तो देखना है। इस कौम को हमारी लीडरशिप ने अगर इसी तरह से डिप्रेशन में रखना है, मायूसी में, गुर्बत में रखना है, जिसका 98% तो बिल्कुल ही बुरे हालात पे है, तो मैं तो समझता हूं कि लीडरशिप अपना फर्ज पूरा नहीं करेगी। हमें ये चाहिए इस वक्त, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि कम से कम 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी ये मुनासिब समझे, हम कोई अपनी मर्जी इन पे नहीं दे सकते, लेकिन कोई ऐसा एक सिस्टम वज़ा करें जिसमें बहादुरी से, जुर्रत से, सियासी मुफाद से बालातर होके इस इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए फैसले किया जा सके। याद रखिए, पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की स्टेट जो है, उसके इकोनॉमी के ऊपर स्टेट एक बोझ बन चुकी है। इकोनॉमी का हुजम बहुत ही छोटा है। इस इकोनॉमी के होते हुए आप पाकिस्तान की स्टेट को नहीं चला सकते। जब तक आप इस इकोनॉमी को बेहतरी का वे आउट नहीं तलाश करेंगे, आप स्टेट को बेहतर तरीके से रन नहीं कर सकेंगे। हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, इनको बढ़ाने का, बाकी तमाम मामलात को ठीक करने का जो तरीकाकार है, उसके लिए एक मतवाजन सोच की जरूरत है। मतवाजन सोच के लिए आपके अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बैठे, इदारों के बैठे, और ये मिल बैठ के फैसला करें। फारूकी साहब, आपने थोड़ा सा एक डिफरेंट सोल्यूशन यहाँ पर सजेस्ट किया है। बाकी 3 मेहमान एक बात पर मुत्तफिक थे, और वो ये कि इलेक्शंस मसले का शायद हल हैं। ये आज आखिरी शाम 2022 की नए साल का आगाज़ कल से उम्मीद के साथ इस साल का आगाज़ करते हैं कि ये बेहतरी का साल होगा, ये नफ़रतों का, तकसीम का साल नहीं होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और वो बेहतर होगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना रोल प्ले करे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपना रोल प्ले करे, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उम्मीद करते हैं वो इस आने वाले साल में। आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।